हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी जो पंडित चंद्रधर शर्मा ने लिखी है। पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म और मृत्यु काल है 1883 से 1922 तक का। चलिए शुरू करते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव है: समालोचक 1903 से 6 तक, मर्यादा 1911 से 12 तक, प्रतिभा 1918 से 1920 और नागरिक प्रचारिणी पत्रिका 1920 से 1922 तक। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभरकर सामने आया है। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, भी हिंदी जगत को दी। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। गुलेरी जी की विद्वत्ता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में प्राध्यापन कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग में प्राचार्य रहे। ये पाठ के बारे में है, देख लीजिए। सुमरिनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो, पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेकिन लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप से रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा होए। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। ढेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। तो पहला आ गया सुमरनी के मन के। पहला है बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहां पहुंचा। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी आयु 8 वर्ष की थी, वह बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोलू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया। 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने का कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान भी दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं की कुर्सी नामा सुना गया। वह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सिखाया उत्तर दिया कि मैं या जन्म लोक सेवा करूंगा। सभी वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके हाथ पर
एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दें। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें वह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांसकर गला साफ कर नकली पर्दे से हट जाने पर स्वतः विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। उसने लड्डू मांगा। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सबने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। दूसरा है घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम जानते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें, यह तुमसे न हो पाएगा। तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवें। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पक न लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती जब जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी है तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोल कर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते इत्यादि। अब ये तीसरा है ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर्क को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इसमें एक को चुन लो। अक्कड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहिया इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। वह उसे गो भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता। उसे कहता कि इसमें से एक उठा लो, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझोवल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी चुनी
तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं कि उस कन्या का कभी ब्याह न हो। किसी दूसरे नर के सामने वही वेदी का डेला उठा ले, ब्याही जाए। बहुत से ग्रह सूत्रों में यह डेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वाल्य, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वर्ण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के डेलों, मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल में कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आंखों देखा डेला अच्छा ही होना चाहिए। लाखों कोस की तेज पिंड से बकौल कबीर के पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़। इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये प्रश्न है। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।